नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएसएलआरपीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने हिंदी में समास पढ़ा था, तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर पूरी हिंदी करा दीजिए, जो कि आपकी यूपी पीसीएससी सेट में आती है। तो आज हम लोग पूरी हिंदी देखेंगे यूपी पीसीएससी सेट की। देखिए, अब हिंदी के तो बहुत बड़े टीचर हैं नहीं, लेकिन इस तरीके से हिंदी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे ना, जो आपके व्याकरण के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वो आप लोग सही कर ले जाएँगे, ठीक? मतलब तरीका पता चल जाएगा, तो तरीके से हम लोग जैसे समास क्या होता है, मतलब समास के जो एक तरीके से भेद होते हैं, उनके माध्यम से कौन सा समास है, तो वो हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है? बस इतना सा है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएसएलआरपीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक? चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें समास, समास से स्टार्ट करूँगा। समास क्या होता है? देखिए, समास एक तरह से संक्षेप होता है। यहाँ पे देखा जाए 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो योग है, उससे एक नवीन शब्द जो बन जाए, वही आपका समास होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा ये, बस इतना सा परिभाषा कभी-कभार पूछ लेता है, ये चीज़ बस याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे समास के भेद की, तो इसके 6 भेद होते हैं। कभी-कभार ये भी प्रश्न आपका बन के आया है पीसीएस में, ठीक है? कितने प्रकार के समास होते हैं? तो आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा-सा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग तो अव्ययभाव होता है, अव्ययभाव समास होता है आपका यहाँ पे, आपका तत्पुरुष होता है, आपका द्विगु समास होता है, आपका द्वंद्व होता है और फिर आपका कर्मधारय समास होता है, फिर बहुव्रीहि होता है, ठीक है? अब इन्हीं के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अव्ययभाव समास की, देखिए अव्ययभाव समास सिंपल सा क्या होता है ना कि आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिए होंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन-सा समास है। तो बस हम लोग वही समझेंगे किस तरीके से पकड़े कि ये कौन-सा समास है। देखिए, अगर बात करें अव्ययभाव समास की ना, तो इसमें क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वो रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखिए रिपीट लिखा है, तो शब्द रिपीट होंगे। जैसे कि आपका देखा जाए रातों रात, यहाँ पे रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया। तो ये सब आपके कैसे समास हो गए? अव्ययभाव समास हो गए। और एक चीज़ और कैसे पकड़ें, देखिए उपसर्ग होता सॉरी, आपको यहाँ पे देखा जाए इसमें अव्यय आ रहा है। अव्यय का मतलब ये होता है ना कि इसमें उपसर्ग लगा होगा, मतलब आगे उपसर्ग लगे होंगे, उपसर्ग लगे होंगे। कैसे सर? देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पे तो भर पेट, तो देखिए पेट एक शब्द अलग है। अब इसमें अगर हम लोग भर उपसर्ग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? भर पेट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से दिन है तो दिन एक अलग है और इसमें प्रति जोड़ दिया जाए, प्रति एक क्या है? आपका उपसर्ग है, तो इस तरीके से प्रतिदिन हो जाएगा, मतलब हर दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग अव्ययभाव समास को पकड़ सकते हैं, ठीक? इस तरीके से आजन्म है, तो देखिए जन्म में अगर हम लोग क्या लगा दें? प्लस आ लगा दें ना, आ लगा दें तो इस तरीके से आजन्म हो जाएगा, ठीक? तो ये भी आपका एक तरीके से अव्ययभाव समास हो गया। ठीक इस तरीके से आप लोग जो अव्ययभाव समास है इसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसके एग्जाम्पल बीचों-बीच दोनों देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है बीचों-बीच, यथाशक्ति, तो यथा यहाँ पे एक तरीके से शक्ति में उपसर्ग लगा है, ठीक? चलिए, अब बात करें यहाँ पे तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है ना, उसमें सिंपल सा जो कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से अगर आप तोड़ेंगे तो ये अगर चीज़ें आ रही हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से आ रहा है ना, तो आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए, यहाँ पे राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र जो होता है वो राजपुत्र होता है। राजा का आ रहा है ना, तो कर्ता ने कर्म को इस तरीके से आपका आ रहा है यहाँ पे का, राजा का, ठीक है? तो ये कैसा समास हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि, ठीक है? और इस तरीके से गृहा मतलब यहाँ गृहागत है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये कैसे आपके समास हो गए? तो तत्पुरुष समास हो गए, बेसिकली जिसमें कारक आए हैं, ठीक है? बस इतना सा पकड़िए, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए द्विगु समास। द्विगु समास में कुछ नहीं हमें जानना होता, इसमें संख्या आती है। जैसे जो एग्जाम्पल होगी, जैसे शब्द होगा उसमें संख्या आएगी, जैसे जो पद होगा, जैसे चौराहा, देख रहे हैं चौराहा, तो इसमें चौराहा में 4 आ रहा है, तो 4 राहों का समाहार या समूह, इसको चौराहा कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी काउंटिंग आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं संख्या आ रही है, तो ये आपका कैसा समास हो जाएगा? द्विगु समास होगा। देखिए पहला पद संख्यावाचक, बस ये पकड़िए आप लोग यहाँ पे, जो पहला पद होता है आपका यहाँ पे क्या होता है? तो संख्यावाचक होता है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, ठीक है? चलिए, इसमें देखा जाए जैसे कि त्रिभुवन, नवग्रह, त्रिवेणी, ठीक है? तो इस तरीके से इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलें तो आपका द्वंद्व समास देखते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों पद आपके क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल देखेंगे, चीज़ें समझ में, जैसे कि आय व्यय, देखिए दोनों पद मतलब दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है भैया, ये भी आपका और ये भी, ठीक है? दोनों बराबर ही हैं, तो इस तरीके से और इस तरीके से बीच में लगा रहता है, तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए क्या होता है? तो ये आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा याद रखिए, आय व्यय दोनों पद यहाँ पे क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं। माता-पिता, भीम अर्जुन, ठीक है? अन्न और जल, ठीक है? मतलब अन्न जल, इसका मतलब और यहाँ पे इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक? अगला आप यहाँ पे समास देखते हैं, कर्मधारय समास।
ठीक है। देखिए कर्मधारय समास की अगर बात करूँ तो इस समास में क्या होता है, विशेषण का संबंध होता है और इसमें जो प्रथम पद होता है ना, वो एक तरह से गुणवाचक भी होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा-सा देखा जाए, क्या होता है कि इसमें विशेषण और विशेष से जुड़े होते हैं। जैसे महात्मा, तो महान हो आत्मा जिसकी, तो यहाँ पे देखिए आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है, तो आत्मा की विशेषता बता रहा है यहाँ पे महान है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है? बस इतना सा पकड़िए। जैसे नील कमल, नीला, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता कैसा है? तो वो नीला है, मतलब कमल की विशेषता है कि वो नीला है। तो इस तरीके से ये कैसा समास हो गया? तो ये आपका नील कमल में आपका हो गया कर्मधारय समास, ठीक है? देखिए बस सिंपल सी आप लोग किस तरीके से आंसर सही कर लेंगे, बस यही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पे बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है ना कि जो तीसरा पद होता है, मतलब 2 शब्द देखिए यहाँ पे, इसमें 2 शब्द दिए होते हैं, लेकिन जो अर्थ निकलता है तीसरे अर्थ के लिए निकलता है वो प्रधान होता है। देखिए इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य की विशेषण का कार्य करते हैं और यही तीसरा जो पद होता है यहाँ पे, देखिए तीसरा जो पद होता है ना, ये आपका प्रधान हो जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर बात करें दशानन, दशानन में समझते हैं 10 है आनंद, अर्थात 10 है मुख जिसके, अर्थात बात हो रही है यहाँ पे रावण की। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो सकती है, कैसे? देखिए यहाँ पे 10 में काउंटिंग आ रही है, संख्या आ रही है, तो ये तो आपका द्विगु समास होना चाहिए सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक व्यक्ति को कह सकते हैं, एक विशेष व्यक्ति को ये क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। 10 हो आनंद जिसका, अर्थात रावण की बात हो रही है, तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है यहाँ से ना। तो इस तरीके से हमेशा कैसा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ये भी आपका विष्णु जी की बात कर रहा है ना। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे भी काउंटिंग आ रही है 4, लेकिन ये आपका कभी भी द्विगु समास नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से समझ सकते हैं ये आपका बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चक्रपाणी, चक्र है, पाड़ी अर्थात चक्र है हाथ है, मतलब चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात आपका विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो इस तरीके से ये आपके क्या हो गए, तो हम लोगों ने पूरा समास पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला टॉपिक मुहावरा देखते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आ जाते हैं। तो मुहावरा क्या होता है, थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और मतलब शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकालना है, मतलब परंतु जो आपका यहाँ पे अर्थ होता है वो कुछ और होता है। जैसे कि आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि मुहावरे होते हैं। उससे पहले एक लोकोक्ति होता है, ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोकोक्ति है, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मुहावरे उनको देख लेते हैं, ठीक। और ये क्या इन दोनों में अंतर होता है, मुहावरे और लोकोक्ति में? पढ़ लीजिएगा, हो सके ऐसे ही प्रश्न आ जाए, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध जो आपके मुहावरे उनको देख लेते हैं। देखिए अंधे के हाथ में बटेर लगना, मतलब क्या? अचानक कोई बड़ा लाभ मिल जाना। अंगूठा दिखाना, बताइए आप लोग यहाँ पे क्या होगा? अंगूठा दिखाना मतलब मना करना। अंधों में काना राजा, मतलब काम योग्य व्यक्ति भी अयोग्य अयोग्य लोगों में श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। अंगारों पर लौटना मतलब अत्यधिक कष्ट सहना। अकले के घोड़े दौड़ाना मतलब बहुत सोच विचार करना। अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ ही प्रयास करना। आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। अजल गगरी छलकत जाए मतलब अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ये सब आप लोग को आ भी रहा होगा। अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाना मतलब दूसरों से अलग रहना। बिना सिर पैर की बात करना, तो बिना तर्क की बात करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हम लोग तो हमेशा इसको यूज करते बोल ही देते हैं। अयोग्य व्यक्ति है, योग्य वस्तु की कद्र नहीं कर सकता है। बाल की खाल निकालना मतलब छोटी छोटी बातों में उलझना। बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का फायदा उठाना। बात का बतंगर बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। बिल्ली के भाग से छीका टूटना, तो किस्मत से अचानक लाभ मिलना। बुरा मानना, नाराज होना। भैंस के आगे बीन बजाना, तो मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना। बगुला भगत मतलब धोखेबाज। बिना मतलब की बात करना मतलब फिजूल की बात करना। यहाँ पे देखा जाए चादर देखकर पैर फैलाना मतलब अपनी सीमा में ही रहना। चुप्पी साधना मतलब मौन धारण करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब अत्यधिक शर्म महसूस करना। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब इसका है कि दोषी का अपने आप दोष प्रकट हो जाना। चींटी की चाल मतलब बहुत धीमी गति। चैन की नींद सोना मतलब बिना चिंता के सोना। चोट खाकर सुधरना, अनुभव से सीखना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी और दमड़ी के साथ रखना, तो मतलब चमड़ी और दमड़ी एक साथ रखना मतलब स्वार्थी होना। चाय का प्याला तूफान मतलब चाय का प्याला तूफान, छोटे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। दो नाव में पैर रखना, एक साथ दो विरोधी जो आपकी स्थितियां हैं उन वो करना। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो ये तो आप लोग को पता होगा। एक बार अगर कोई व्यक्ति मतलब एक बार ठगा गया व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है। दांतों तले उंगली दबाना मतलब अत्यधिक आश्चर्य होना। दिल पर पत्थर रखना मतलब अपने भावनाओं को नियंत्रित करना।
दूसरों की आँख का तिनका देखकर और अपनी आँख का शातिर ना देखना। दूसरों की छोटी गलतियों को देखना और अपनी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज करना। दाल गलना मतलब काम बन जाना। बिन यहाँ पे देखिए दिन दूनी रात चौगुनी मतलब इसका तेज़ी से प्रगति करना। दोनों हाथों से लूटना मतलब अत्यधिक लाभ उठाना। और यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब न्याय करना। फूलना फलना मतलब समृद्धि होना। फूक फूक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से काम करना। फूलों की सेज मतलब आरामदायक जीवन। फटी आंखें करना तो यहाँ पे अत्यधिक क्रोध या फिर आश्चर्य प्रकट करना। फांसी पर चढ़ना कठिनाई का सामना करना। फूट फूट कर रोना अत्यधिक रोना। फिर वही ढाक के तीन पात वही पुरानी स्थिति। फूलों की तरह खिलना बहुत खुश होना। फिसलन पर चलना मतलब अस्थिर स्थिति में होना। फ्रूट की टोकरी बनना, स्वास्थ्यवर्धक होना। मुंह की बात छीनना मतलब किसी की कही बात को अपने से पहले कह देना। मुंह में पानी आना, किसी वस्तु के प्रति लालच होना। मुंह में राम बगल में छुरी मतलब बाहर से आपका दोस्ताना, अंदर से धोखेबाज। मुंह फुलना और नाराज होना मतलब मुंह फुलाना है तो नाराज होना। मछली के जल बिना तड़पना मतलब आवश्यक चीज के बिना परेशान होना। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। मिट्टी में मिलना मतलब बर्बाद हो जाना। मुंह काला करना मतलब अपमानित होना। मुंह दिखाई करना मतलब सगाई की रस्म। मुंह चिढ़ाना अपमानित करना। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। नाक काटना मतलब अपमानित होना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, बहुत सतर्क रहना। नाक रगड़ना बहुत विनती करना। नाव में छेद करना मतलब अपनी ही हानि करना। नाम रोशन करना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। नींद उड़ जाना मतलब चिंतित होना। नींद में होना बेखबर रहना। नींद की झपकी लेना थोड़ा सोना। नींद में चलना बेहोशी में कुछ करना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। पानी की तरह पैसा बहाना मतलब अत्यधिक खर्चीला मतलब खर्च करने वाला। पानी भरना सहायता करना। पानी सिर से ऊपर निकलना मतलब आपका यहाँ पे बहुत अधिक परेशानी होना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब बड़ी विपत्ति आना। मुंह में खाना डालना मतलब पहले अपने कार्य का समाधान करना। पापड़ बेलना मतलब कठिनाई का सामना करना। पंछी की तरह उड़ना मतलब स्वतंत्र होना। पैर तले जमीन खिसकना अचानक कठिनाई का सामना करना। पैरों में गिरना अत्यधिक विनती करना। बाहें चढ़ाना मतलब कार्य के लिए तैयार होना। बात का बतंगड़ बनाना मतलब छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना। बंदर कूदना मतलब बेचैन होना। बाह बाह पकड़ लेना मतलब पकड़ा लेना तो यहाँ पे सहायता लेना। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना मतलब किस्मत से अचानक लाभ मिलना। बर्फ में रखना मतलब ठंडे दिमाग से सोचना। बिल्ली को देख चूहे की तरह डरना मतलब अत्यधिक भयभीत होना। बाएं में दर्द होना मतलब बहुत मेहनत करना। बिल्ली की तरह चुपके से आना, बिना आवाज किए आना। मुंह से बात निकालना, किसी बात को प्रकट करना। मुंह में पानी भर आना, किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर लालच करना। यहाँ पे मुंह की खाना मतलब हारना। मुंह मोड़ लेना, सहायता ना करना। मुंह फुलाना, नाराज होना। मुंह टेढ़ा करना मतलब आपका व्यंग करना। मुंह दबाना, चुप रहना। और मुंह ना दिखाना, संपर्क तोड़ लेना। मुंह फेर लेना, किनारा करना। और मुंह मुंह पर तमाचा मारना, अपमानित करना। ठीक है, तो ये मुहावरे हो गए। आप लोग उक्तियाँ कुछ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अंधा क्या जाने दो आंखें मतलब जिसे किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो उसे वही चीज मिल जाए। अंधेरे नगरी यहाँ पे अंधेरी होना चाहिए। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ऐसा राज्य जहाँ पर न्याय ना हो। अजगल ये सब हम लोग देख चुके हैं। अंत भला तो सब भला मतलब परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब आत्मनिर्भर होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। अंधे के हाथ बटे लगना, अचानक बड़ा लाभ मिलना। बंदर क्या जाने ये सब हम लोग देख चुके हैं। बात का बतंगड़ देख चुके। बिना पानी मछली, आवश्यक चीज के बिना असहाय। बंदर यहाँ पे घुड़की देना मतलब धमकी देना। ठीक है, धुड़की देना। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज उतना इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए। बगुला भगत मतलब धोखेबाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के अंधे मतलब बेवकूफ व्यक्ति। बासी कड़ी में उबाल आना मतलब पुरानी बात पर फिर से उभरना मतलब जो पुरानी बात है उसको फिर से उभरना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब जोखिम का काम करना। चादर देकर ये हो चुका है। चुप्पी साधना, मौन धारण करना, ये भी हो चुका था। हाँ, ये भी हो चुका था। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा। देखिए, दाल में कुछ काला, ये हो चुका है था। ये सब हम लोग कर चुके हैं। दीवारों के भी कान होते हैं मतलब हर जगह किसी न किसी की सुनने की व्यवस्था होती है। दो नाव पर पैर रखना, देख चुके, एक साथ दो विरोधी स्थितियों में रहना। दिल पर पत्थर रखना, अपने भावनाओं को नियंत्रित करना। दूध और पानी अलग करना, सत्य और असत्य को अलग करना। दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से अच्छी है मतलब समान स्तर के लोगों से मित्रता या दुश्मनी करना उचित होता है। फूक फूक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से आपका अपना कार्य जो है करना। ठीक है, फूल की तरह खिलना, बहुत खुश होना।
फिसलन पर ये सब हो चुका था। फटे हाल मतलब अत्यधिक गरीब में होना, फूलों की सेज, आरामदायक जीवन, फिसलन भरी, ये सब हो चुका था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे संधि देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 2 टॉपिक हो गए, तीसरी टॉपिक देखते हैं यहाँ पे संधि। ठीक है, क्या होती है संधि, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए संधि की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो संधि शब्द संस्कृत के सम और धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना या फिर जोड़ना। ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए उसी तरीके से समझेंगे जो आपका एग्जाम में जिस तरीके से हम लोग प्रश्न सही कर लें। देखिए संधि की बात करें तो 3 प्रकार की होती है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं, उनको देखा जाए तो स्वर संधि आपका यहाँ पे देखा जाए 5 भेद होते हैं। कभी कभार यही प्रश्न आ जाता है। कौन कौन सा होता है आपका, दीर्घ संधि, आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक, चलिए सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हस्व या यहाँ पे देखिए हस्व या दीर्घ में आ ई उ के पश्चात क्रमशः आ ई उ आ जाए, इस तरीके से बड़ा आ या ई, बड़ी ई उ आ जाए, आए तो दोनों को मिलाकर आपका ये वाला शब्द बन जाता है। तो यही आपका एक तरीके से दीर्घ संधि, तो मतलब एक तरीके से बड़ी मात्रा हो जाएगी। देखिए आ ई उ, देखिए बड़ी की मात्रा पकड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, बड़ा, बड़ी, ठीक है, इस तरीके से उ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, देखिए जैसे अ मिलके आ बना दे रहे हैं। ठीक है, तो धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, तो ये आपकी कैसी संधि हो गई यहाँ पे, तो दीर्घ संधि हो गई। मत धन अनुसार, तो मत में आ जुड़ जाएगा यहाँ पे मतानुसार। ठीक है, और वीर धर अंगना, तो वीरांगना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये कैसा एग्जाम्पल है आपका, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। आ मिलकर भी आ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका विद्याधन आलय, तो विद्यालय में कौन सी संधि अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताइए, यहाँ पे दीर्घ संधि है। ठीक है, जिसी तरह महात्मा, मतलब आपका यहाँ पे महाधन आत्मा, दोनों में आ है। ठीक है, तो इस तरीके से महात्मा जो बन रहा है ये भी आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पकड़ लेंगे यहाँ पे। बाकी देखिए यहाँ पे ये मिलके छोटी, ये मिलके बड़ी, बताया अति धन यु, अतियु। ठीक है, कवि धन इंद्र, तो कविंद्र। ठीक है, ये रवि धन इंद्र, रविंद्र, बड़ी की मात्रा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और कपि धन इंद्र, तो कपिंद्र। तो ये याद रखिएगा, ये सब कैसी संधि है, तो ये आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी मिलके इस तरीके से बना है। गिरी धन ईस, तो आपका गिरीश हो जाएगा। बड़ी की मात्रा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बस यही पकड़ना आपको, बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, चाहे बड़ा ऊ आए, चाहे बड़ा ई आए, चाहे बड़ा आ जाए, तो ये आप सब दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ मतलब वैसे भी बड़ा से याद रखिएगा आप लोग। ठीक, जैसे कि आप लोग पूछ ले कि महेंद्र में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ठीक है, और किस तरह से संधि विच्छेद किया जाए, तो मही धन इंद्र। ठीक है, मही धन इंद्र, ये भी पूछ लेता है ना। रजनी धन इस, अर्थात आपका रजनीश। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए इसके बाद देखिए उ धन उ, इस तरीके से बड़ा उ बन जा रहा है, तो भानु उदय, भानु उदय आपका इस तरीके से भानुदय हो जाएगा। ठीक है, धातु प्लस उष्मा, धातु प्लस उष्मा यहाँ पे देखा जाए तो धातुष्मा हो जाएगी। ठीक है, बड़ा हुआ आ जाएगा। गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु उपदेश हो जाएगा, बड़ा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे पकड़िएगा। अब यहाँ पे ये छोटा उ, अब छोटा उ मिलके भी बड़ा उ बनाते हैं, तो वधु धन, वधु प्लस उत्सव मतलब वधुत्सव। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे फिर से, तो भू धन प्लस ऊर्जा, तो भूर्जा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए आपका गुण संधि क्या होती है। देखिए गुण संधि की बात करें यहाँ पे, तो यदि अ और आपका आ के बाद ई या फिर उ या उ तथा री स्वर आए, तो दोनों मिलने के क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आइए देखा जाए। देखिए यहाँ पे देखा जाए आ प्लस ई, ये ए हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि नर धन इंद्र, तो नरेंद्र हो जा रहा है, तो नरेंद्र में कैसी संधि, गुण संधि है। ठीक है, अधन ई, इस तरीके से, तो ये आपका यहाँ पे नर धन इस, नरेश हो जा रहे हैं। आप लोग याद किए सूर्य धन इंद्र, मतलब आपका यहाँ पे सुरेंद्र। ठीक है, सूर्य धन इंद्र सुरेंद्र। ठीक है, सोमधरेश्वर, तो सोमेश्वर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये इसी तरीके से कम लगा लीजिएगा। ठीक, चलो और यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा आ धन ई, तो ए हो जा रहे हैं। ठीक है, तो रामा धन इंद्र, रमिंद्र। ठीक, ये सब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। महाधनीश महेश, जब ये ए हो जाए ना, तो आपका कैसी संधि यहाँ पे देख सकते हैं, गुण संधि हो जाएगी ना, गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि आपका ये हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, महाधनेन्द्र, महेंद्र, राकाधन इस, राकाधन इका, तो राकेश। ठीक है, राजेंद्र में राजा धन इंद्र, रमेश में रमा धन इस। ठीक, अब यहाँ पे वृद्धि संधि की बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ या आ के बाद ए या ए आए, तो ए और ओ और औ आए तो औ हो जाता है, यही आपका वृद्धि संधि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, ए प्लस
ए, मतलब सॉरी अ प्लस ए, ये ए हो जा रहा है, ठीक है। ठीक, तो जैसे कि आपका देखा है एक एक, तो एक एक, लोक धन एसड़, ठीक है। तो अ प्लस क्या आ रहा है ए, तो ये आपका लॉग एसड़ हो जा रहा है, लॉग एसड़, ठीक है। इसी तरीके से अ प्लस ये वाला ए आए तो भी ए होता है। मत धन एक को, तो ये आपका क्या हो जाएगा मतक, मतम में, ठीक है। धन धन ऐश्वर्य, तो धनेश्वर्य, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपका एक तरीके से देख सकते हैं कैसी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आ प्लस ए हो रहा है तो भी ए हो रहा है, मतलब इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सब में ए हो रहा है, तो ये आप लोग अगर ए आए इस तरीके से तो आप लोग क्या लगाइएगा यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आ प्लस औ भी आ रहा है, तो आपका क्या हो रहा है औ हो जा रहा है, औ क्या हो जा रहा है आओ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, जैसे वन धन औषधि, वन औषधि, ठीक है। दंत धन ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा दंतोष्ठ, ठीक है। ये आपकी कैसी संधि है, तो ये सब आपकी एक तरीके से देख सकते हैं वृद्धि संधि है, ठीक है। यहाँ पे कैसी संधि है, तो वृद्धि संधि है, ठीक। भूलिएगा मत आप लोग, ऐसे ही बस प्रश्न हम लोग को एक दो प्रश्न आएंगे, सही करना है, ठीक है। आ धन औ देखा जाए यहाँ पे तो औ हो जा रहा है, ठीक है। तो परम औदार्य, परम प्लस औदार्य मतलब परमौदार्य, ठीक है। ए औ आ रहा है, ए औ, ठीक है। इस तरीके से आए सब, तो आपका कैसी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। यहाँ पे यड़ संधि की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है यदि ई ई ई ओ और इस तरीके से शब्द आए और इसी के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का जो शब्द हो जाता है य तथा उ, और इसमें चेंज हो जाता है। जैसे देखते हैं थोड़ा सा, देखिए ई प्लस अ, तो ये य में चेंज हो जा रहा है। देखिए अति धन अत्यधिक, तो अत्यधिक हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अत्य, ये हो जा रहा है अति धन। देखिए यहाँ पे देखा है अति धन अधिक, कहीं भी ये आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, आपको दिख रहा है कहीं नहीं, यह सॉरी माफ करिएगा, यह नहीं दिख रहा, नहीं ना, तो यहाँ पे यह आ जा रहा है अत्यधिक, ठीक है। यदि धन अपि तो यदापि, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ई प्लस आ जाए तो यह हो जाता है किसमें, ये आपका यहाँ पे यड़ संधि में, ठीक है। तो जैसे यति धन आदि तो मतलब इत्यादि, अति धन आचार अत्याचार, ठीक है। और ई प्लस उ आ जाए तो यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा उ। तो यहाँ पे देखा जाए ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त, प्रति धन उपकार, तो यहाँ पे प्रत्युपकार, ठीक है। और ई प्लस उ तो यू हो जाएगा, इस तरीके से बड़ा वाला उ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नी धन ऊन, तो न्यून हो जाएगा। वी धन उर, तो वी धन यू मतलब व्यू हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से पकड़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखा जाए ई प्लस ए इस तरीके से हो तो ये हो जाता है, ठीक है। और प्रति प्लस एक तो प्रत्येक, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आयादी संधि की, ठीक है। आयादी संधि में क्या होता है, तो यहाँ पे देखा जाए सिंपल सा है, जो आपका ए हो जाता है, इस तरीके से स्वर आते हैं, तो इनके मेल से क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ए में अगर अ जुड़े तो ये अय हो जाता है, ठीक है। जैसे ने धन अन तो नयन, से में अगर अन जुड़े तो सयन, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस अ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अय हो जा रहा है, आय हो जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। ये जो आपका एक तरह से फार्मूला टाइप है ना, ये बस आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। जैसे नायक में क्या हो जाएगा, तो नय धन अक, नय धन अक बताओ आपका नायक हो जाएगा, ठीक है। जैसे गय धन इका लिखा जाए तो आपका गायिका हो जाएगा, ठीक है। पौ धन अन, पवन कई बार पूछा गया तो पवन हो जाएगा, इस तरीके से पो धन अन होता है। सावन में सौ धन अन होता है, अर्थात आपका यहाँ पे सावन ये होता है। पौ धन अन मतलब आपका पावन होता है, ठीक है। और कौन सी संधि है ये भैया, तो आप लोग बताइएगा, ये अयादी संधि है, ठीक है। अयादी संधि आपका यहाँ पे ये है। अब व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि भी आपका इस तरीके से है कि व्यंजन के बाद स्वर या फिर यहाँ पे देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नियम के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा सा देखेगी, अगर देखिए यहाँ पे नियम के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि वर्ग के पहले वर्ड का तीसरा वर्ड में परिवर्तन किसी भी वर्ग के पहले, जैसे क च ट थ प है, का मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ड अथवा अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ना, जैसे ये अलग होते हैं, उनका पहला वर्ड तीसरे वर्ड से परिवर्तित हो जाता है। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते, देखिए क का ग कैसे होना होता है, देखिए दिक प्लस गज, तो क्या हो जाता है दिग्गज, ठीक है। दिक प्लस गज ये दिग्गज जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दिक प्लस अंत तो आपका दिगंत हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है, इतना ही हम लोग बस ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी में हम लोग का एक दो जो संधि आती है सही हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए अच धन आदि, तो ये आपका अजाति हो जाती है, तो मतलब ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब विसर्ग संधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, विसर्ग संधि में थोड़ा सा देखा जाए, चलिए विसर्ग संधि देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे।
विसर्ग संधि क्या होती है? तो विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने पर जो विसर्ग है उसमें जो विकार होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। नियम देखते हैं यहाँ पे, देखिए विसर्ग का जो ओ है, मतलब विसर्ग का ओ हो जाना यहाँ पे होता है। जैसे कि देखा जाए मन धन अनुकूल, तो मनोकूल, मनोनुकूल ये होता है। तो इस तरीके से विसर्ग है ना, तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसी संधि होगी। अगर पूछेगा भी तो बता दीजिएगा आपका कैसी संधि, विसर्ग संधि है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, बस ये तो आसान होती है, आप लोग आसानी से बता लेंगे, ठीक है। तप मतलब तपो बल अगर लिखे तो तप धन बल करिएगा। अगर अधोगति पूछे तो अध धन गति लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये सारी चीज आपको यहाँ पे याद रहेगा। अंतर्धन धान आपका अंतर्धान होता है, ठीक है। पुनः धन जन्म तो पुनर्जन्म, ठीक है। मन धन हर मनोहर, मनोयोग तो आपका मन धन योग होता है, ठीक है। मनोरथ मतलब मन धन रथ, ठीक। और पयोध मतलब पय धन द, ठीक है। वय धन वृद्ध मतलब वयो वृद्ध होता है। तप प्लस भूमि अर्थात तपोभूमि। तो ये इस तरीके से अगर एग्जाम्पल आपको दिखे तो आप लोग आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा तो दिमाग में रहेगा ही ना, विसर्ग संधि हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वाक्य रचना की परिभाषा, तो यहाँ से परिभाषा से ही लगभग प्रश्न आते हैं, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उद्देश्य देखा जाए। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे सब्जेक्ट जो होता है ना, तो वही आपका एक तरह से उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं, बस इतना से याद रखिएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए, सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती, तो यहाँ पे जैसे पूनम किताब पढ़ती तो पूनम के बारे में बात हो रही है, सचिन दौड़ता है, तो इस तरीके से यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा कर्ता देखा जाए तो उद्देश्य के दो भाग होते हैं। कर्ता और आपका क्या होता है, एक तरीके से कर्ता का विशेषण या फिर कर्ता से संबंधित शब्द, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखा जाए विधेय विशेषण क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, मतलब यहाँ पे देखा क्या लिखा है, विधेय मतलब जो आपका एक तरह से विधेय होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय विशेषण मतलब विधेय कहते हैं। माफ करिएगा, विशेषण निकल रहा है। यहाँ पे प्रश्न ये आता है वाक्य के बाद रचना के आधार पे, तो साधारण वाक्य होता है आपका यहाँ पे, या फिर सरल वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य, ठीक है, और संयुक्त वाक्य। ऐसे शब्द देगा, आपको बताना होगा कि कौन सा साधारण है, कौन सा मिश्रित है, कौन सा संयुक्त वाक्य। देखिए साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य की बात करूँ तो जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, क्या होती है, एक ही क्रिया होती है, समझिएगा, और एक ही कर्ता होता है, तो ये साधारण आपके क्या होते हैं, तो वाक्य कहलाते हैं, ठीक। बस इतना सा आप लोग पकड़ लीजिएगा। और दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उन्हें भी हम लोग साधारण या फिर सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। बस इतना सा याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, बिजली चमकती है, ठीक है, पानी बरसा, तो ये आपका एक तरीके से सरल वाक्य हो गया ना। इसमें देखा जाए तो एक ही क्रिया है चमकने वाली, बस, ठीक है। और कह सकते हैं कि इसमें क्या है, तो केवल एक ही आपका कर्ता भी है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए मिश्रित वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित आपके उपवाक्य हों, तो ये मिश्रित वाक्य कहलाता है, ठीक है। ये मिश्रित वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक आपके क्या मिले, तो उपवाक्य मिले, परंतु सभी जो वाक्य हैं प्रधान हो, तो ऐसे में आपका क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य होता है, ठीक। इस चीज को आप लोग ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि जैसे ये देखिए, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ठीक है। इस तरीके से सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो ये संयुक्त वाक्य हो गया ना आपका, और लगा हुआ है तो संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया देख लेते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का होना या फिर करना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा, ठीक। बस इतना से जानिए। क्रिया के भेद की बात करें तो सकर्मक क्रिया, यहाँ से प्रश्न बना इसलिए यही मैंने बस लिया यहाँ पे, अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से जिसके यहाँ पे वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती या फिर कर्म होने की संभावना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, मतलब क्या है, राम खा रहा है, आम खा रहा है ना, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो ये कैसी सकर्मक क्रिया है। इसमें खाना क्रिया के साथ साथ अगर देखा जाए आम कर्म है, ठीक है। मोहन पढ़ता है तो यहाँ पढ़ना क्रिया है, साथ में पुस्तक यहाँ पे देखा जाए तो आपकी कर्म की संभावना बनती है, तो इस तरीके से सकर्मक क्रिया हो गई। ये प्रश्न बना है सब सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया से। अकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म आपका यहाँ पे देखा ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम हंसता है, इस वाक्य में क्रम का अभाव है तथा क्रिया का जो फल है वो राम अर्थात जो कर्ता उस पर पड़ रहा है, ठीक है। क्रिया को पहचानने का नियम है, क्रिया की जो पहचान के लिए क्या और किसको क्या और
किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो एक तरीके से समझ आ जाए कि देखिए यहाँ पे समझना चाहिए कि ये क्रिया कैसी होगी, सकर्मक है, और अगर उत्तर ना मिले तो कैसी क्रिया है, तो वो आपका अकर्मक है। बस इतना सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक, आप पकड़ लेंगे आप लोग आसानी से। ठीक है, जैसे राम सेब खाता है, तो वो देखिए यहाँ पे देखिए राम सेब खाता है, इस वाक्य में प्रश्न अगर करने पर क्या हो रहा है कि राम क्या खाता है, तो राम उत्तर मिलता है आपको कि सेब खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैसी क्रिया हो जाएगी, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी ना, ये कैसी हो जाएगी, तो सकर्मक। बस इतना सा पकड़िए। सीता सोई है, इस वाक्य में अगर प्रश्न करने पर सीता, देखिए यहाँ पे सीता क्या, मतलब सीता क्या सोई है, तो उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है ना, उत्तर यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो इस तरीके से ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी ना, अकर्मक क्रिया। अतः यहाँ पे देखा जाए तो सोना क्रिया है लेकिन अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे राम सेब खाता है, राम क्या खा रहा है भैया, तो राम सेब खा रहा है ना, तो ये सकर्मक क्रिया है। सीता सोई है, यहाँ पे एक तरीके से पता नहीं चला, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्रम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सहायक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ पे संज्ञा क्रिया, ठीक है, ये भी नहीं। अब यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, संज्ञा, देखिए अगर संज्ञा की बात करें हम लोग यहाँ पे सिंपल सा, तो संज्ञा क्या होती है बताइए आप लोग यहाँ पे देखिए। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। पहले तो आपको पता होगा, किसी व्यक्ति के गुण, प्राणी या फिर जन, जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के जो नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। बस इतना सब करिए। ठीक है, इस इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो उसी तरीके से संज्ञा हो गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा संज्ञा का भेद कभी कभार पूछ लेता है, तो यहाँ पे देखा जाए पहला आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। दूसरा आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा आपका समूहवाचक संज्ञा, पांचवा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा के भेद होते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की अगर हम लोग बात करें, तो जिस शब्द में किसी एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं और आप मतलब जो प्राणी है वस्तु उनका बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। जैसे एग्जांपल की बात करो, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, इस तरह से हो रहा है ना, तो ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये सॉरी जाति की बात हो रही है, तो जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उसे हम लोग संज्ञा में कौन सा संज्ञा कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस इतना से याद रखिएगा। ठीक, चलिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है भैया, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, ये सब भाव है ना, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, आपका क्रिया से। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए जाए जातिवाचक संज्ञा से कैसे, किसी जाति वर्ग के समूह का बोध कराते हैं, जैसे फूल, पशु, नदी, देश। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते थे। ठीक, अब यहाँ पे शब्द संरचना देख लिया जाए थोड़ा सा। शब्द संरचना क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए रूढ़ शब्द कई बार पूछा है, जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा में प्रयुक्त होते हैं, मतलब आ रहे हैं, उन्हें आर्य अर्थ निकलता, उन्हें हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, जैसे जो शब्द हिंदी भाषा के विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त हो, मतलब इसमें कोई शब्द जुड़ा नहीं हो। अब इसका एक तरह से तोड़ नहीं सकते, पेड़ को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ेंगे, पुस्तक को भी तोड़ सकते हैं, इस तरीके से नहीं। तो ये कैसे शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। यौगिक क्या होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो शब्द बने, मतलब एक शब्दांश बने, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नरेश, तो नर धन इस से बन रहा है, ये नरेश। अब इसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए, रूढ़ में, पेड़ में थोड़ी ना ऐसे तोड़ पाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। और यौगिक क्या हो जाएगा, 2 शब्दों से मिलकर बना, नर धन इस तो नरेश, विद्या धन आलय, तो आपका विद्यालय। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या फिर शब्दांशों से मिलकर बने हो, किंतु जिनका प्रयोग समान अर्थ के लिए ना होकर किसी प्रयोग का समान अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता, वो आपका एक तरीके से योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि पंकज, दशानन, पीताम्बर, आपका वीरावादनी। ठीक है, जैसे पंकज, तो पंक धन ज, अर्थात आपका कीचड़ के लिए, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात आपका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कमल के लिए। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं ना। और अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो पीताम्बर, पीला हो अंबर जिसका, तो इस तरीके से देखा जाए, सिंपल सा समझा जाए, तो जो आपका रूढ़ शब्द होता है वो सिंपल सा शब्द होता है, जो कि
कह सकते संधि विच्छेद नहीं कर सकते। तो पेड़ है गया, पुस्तक, करेला। और यौगिक शब्द क्या होता है, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आपका विद्याधनालय विद्यालय, नरधनीश नरेश हो गया। योग रूढ़ का आता है, योग रूढ़ अगर देखा जाए तो तीसरा शब्द बनाता है ये, ठीक है। दो शब्द मिलेंगे, तीसरे शब्द का अर्थ बताएगा यहाँ पे, जैसे कि दशानन, दसों आनंद जिसे, तो इस तरीके से दशानन आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और पंकज, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पंकज मतलब आपको यहाँ पे क्या होता है, कमल होता है ना। बस इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे तत्सम क्या होता है, देखिए तत्सम सिंपल समझे तो जो संस्कृत शब्द के, यहाँ पे देखा संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे कि आपका पर्वत, अग्नि, ये सब। अभी इसके बारे में हम लोग मतलब जो तत्सम तद्भव है ये आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आना है। तद्भव देखा जाए तो अभी तो हम लोग बस समझ रहे हैं कि क्या होता है। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात जो शब्द संस्कृत से मूल शब्दों से कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है। देशस्थ आपको पता होगा, जो शब्द स्थानीय या फिर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आए गए हैं, जैसे कि मटका, तोंद, पेट, खिड़की, ये सब आपका झुग्गी, ये सब क्या है, देशस्थ शब्द है। विदेशी, विदेशस्थ से मतलब विदेशी या फिर आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, जैसे कि आपका डॉक्टर, स्कूल, पेन आदि, ठीक है। कभी कभार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, जैसे अरबी शब्द कौन सा, अखबार हो गया, ठीक है, अखबार हो गया आपका, यहाँ पे आवाज हो गई, ठीक है, इम्तहान हो गया, कागज हो गया, किताब हो गई, ये सब आपके अरबी शब्द हैं, याद रखिएगा। कुर्सी, तूफान, मरीज कभी कभार पूछ लेता है। फारसी शब्द अचार, आदमी, आसमान, खराब और कारोबार, खुशामद, खून, चीज, ये सब है, ठीक है। परी, बीमार, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे कभी कभार विकारी शब्द पूछ लेता है, क्या होता है विकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका यहाँ पे क्रिया। इनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे संज्ञा नदी, तो आपका नदियां, अर्थात नदियों, ठीक है, नदी, नदियां, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियां, तो इनमें क्या हो रहा है, एक तरह से विकार हो रहा है ना, तो ये आपका विकारी शब्द हो जाएंगे। सर्वनाम देखा जाए मैं, तो मेरा, हम, हमारा, जिसने, जिन्होंने, तो इस तरीके से ये विकारी शब्द हैं। विशेषण देखा जाए छोटा, छोटे, छोटी, हरा, हरी, हरे। क्रिया में देखा जाए तो गया, फिर गई, फिर गए, नहाता, नहाती, नहाते, तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या हो जाते हैं, आपके विकारी शब्द, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और आपका यहाँ पे काल आदि के दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका यहाँ पे विस्मयादि बोधक, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखा जाए क्रिया विशेषण, मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, तो यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा, तो हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी, विशेषण की। क्या होता है विशेषण, देखिए विशेषण की बात करें, जो संज्ञा और सर्वनाम की एक तरह से विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए विशेषण की बात करूं तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए वह मोर सुंदर है, तो यहाँ पे मोर की विशेषता बता रही है कि सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुंदर और जो मीठा है ये विशेषण है, ठीक है, आपको पता भी होगा, ये तो आरो यारो में आता है। तो वो मोर सुंदर है और ये आम मीठा है, तो आम की विशेषता कैसी है, मीठा है, और मोर कैसा सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सुंदर और मीठा क्या हो गया, तो विशेषण हो गया, ठीक। बस इतना सा, ये तो सिंपल होता है, आप लोग पकड़ लेंगे, ठीक। चलिए अब इससे कुछ प्रकार होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किसकी बात होती है, गुण की। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का गुण जो प्रकट हो वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, मीठा, काला, पीला, पतला, ये सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, देखिए जैसे लड़का अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा इसकी विशेषता है लड़के की, ठीक है। तो गुण, स्नेही, प्रेमी, अच्छा, इस तरीके से हो गए, ये सब देख लीजिएगा, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए और देखा जाए आकार में आपका लंबा चौड़ा, ये सब आपके कैसे विशेषण हो गए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो गए, ठीक है। ये सब गुणवाचक विशेषण आपके यहाँ पे हो गए। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम का जो माप या मतलब संज्ञा या सर्वनाम का माप तौल होता है इसमें। तो देखिए ये दो प्रकार का, यहाँ पे निश्चित परिमाण जैसे कि लीटर हो गया,
मीटर हो गया, किलोग्राम, टन, तौला, इस तरीके से, जैसे कि 1 लीटर दूध, तो निश्चित है ना कि मुझे 1 ही लीटर दूध चाहिए, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण में कौन सा हो गया, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, निश्चित है कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, ग्वाला 10 लीटर यहाँ पे निश्चित है। अनिश्चित आपका परिमाण की अगर बात करूँ तो जैसे कि कम, ज़्यादा, थोड़ा, यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा, कितना कम, मतलब इस तरीके से मुझे थोड़ा दूध देना, थोड़ा मतलब कुछ निश्चित नहीं है, तो इस तरीके से यह निश्चित परिमाण क्रम हो गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका विशेषण हो गया। उसने कई मीटर कपड़ा दान में दिया, यहाँ पे भी निश्चित नहीं है। घर में बहुत अनाज है, यहाँ पे निश्चित नहीं है। तो इस तरीके से कैसा हो गया, अनिश्चित परिमाण, परिमाण है लेकिन विशेषण हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए संख्यावाचक विशेषण तीसरा जो होता है, तो संख्या या मतलब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, जैसे ये भी अनिश्चित संख्या आपका होती है, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक। ठीक है, जैसे कुछ घर कच्चे हैं, तो यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं आ रही है ना, तो ये कैसा अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, तो ये भी अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। अब निश्चित संख्या वाचक विशेषण की बात करें तो गणना वाचक, जैसे कि 1 2 3, तो 3 लोग बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे गणनावाचक हो गया। क्रमवाचक भी पूछ लेता है इसमें, ये किसमें आ रहे हैं, हम लोग निश्चित संख्यावाचक में ही पढ़ रहे हैं, तो क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरीके से यहाँ पे क्रम हो रहा है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, दोगुना, तिगुना, इकहरा, दोहरा, इस तरीके से आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। समूहवाचक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोनों, पांचों, सातों, ये समूहवाचक विशेषण की बात हो रही है। ठीक है, और ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक, बाकी कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ हो गया, चलिए ठीक है, सब कुछ हो गया। यहाँ पे देखा जाए, कुछ देखिए, उसने कुछ फूल तोड़े, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है लेकिन निश्चित संख्यावाचक नहीं है। माँ ने काफी लोगों को बुलाया, काफी मतलब यहाँ पे भी एक तरह से संख्यावाचक है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है। राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए, यहाँ पे देखिए निश्चित संख्यावाचक है, दोनों, 2 पेड़ की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, उसने 3 किलो चावल खरीदे, तो ये कैसा है, परिमाण आपका वाचक विशेषण है। माँ ने 5 लीटर दूध खरीदे, यहाँ पे निश्चित है ना, तो ये परिमाण वाचक में निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। दादी जी ने बहुत अनाज खरीदा, ये भी आपका अनिश्चित परिमाण वाचक आपका विशेषण है। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे विशेष्य की बात करें तो देखिए, विशेष्य क्या होता है कि किसी वाक्य में जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होती है ना, उसी की जो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता, अर्थात आप कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम ही एक तरीके से विशेष्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो विशेषता बताई जाती है। तो जैसे कि चाय ज्यादा मीठी है, ठीक है, तो चाय की विशेषता बताई जा रही है कि ज्यादा मीठी है, मतलब चाय कैसी है, मीठी है, तो चाय की विशेषता यहाँ पे बताई जाए तो विशेष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, शंकरन पढ़ा लिखा इंसान है, राधा सुंदर है। अब यहाँ पे देखिए, राधा की विशेषता बता रही है, सुंदर है राधा, तो राधा विशेष हो जाएगी। ठीक है, कमलेश एक ईमानदार नेता है, तो कमलेश की विशेषता कैसा है, तो ईमानदार नेता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। कभी कभार प्रविशेषण पूछ लेता है, तो विशेषण शब्दों की विशेषता, जो विशेषण शब्द है इनकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। जैसे मैंने बहुत सुंदर पंछी देखा है। अब यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने बहुत सुंदर पंछी देखा है, पंछी की विशेषता है कि सुंदर, लेकिन सुंदर की विशेषता है भैया बहुत सुंदर, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रविशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रविशेषण। वैसे भी आर में ये टॉपिक आती है, आपको इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ये तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए। यहाँ पे दिखा है, सुंदर तो विशेषण है लेकिन जो पक्षी की विशेषता प्रकट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो बहुत है वो यह प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ विशेषण में अवस्था होती है, जैसे मूलावस्था होती है, जैसे सुंदर होता है, मतलब सुंदर आपका पहला जो होगा मूलावस्था होगी। सुरेश कुशल कारीगर है, तो इस तरीके से फिर उत्तरावस्था होती है, जैसे सुंदर का सुंदरतम हो जाता है। ठीक है, सुंदर मतलब सुंदर का सुंदरतर होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ तुलना की जाती है, उत्तम अवस्था सबसे उच्च कोटि है, सुंदरतम सबसे सुंदर जो होता ये आपका उत्तम जो अवस्था होती है उसमें आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। अब सर्वनाम की बात कर लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम की परिभाषा देखा जाए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी ही होती है, जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, इस तरीके से ये सब क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद इसी तरीके से पूछ लेता है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे हिंदी में मूलतः इतने होते हैं, इस तरीके से आप लोग 6 भेद, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरीके से 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब देखा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब कोई व्यक्ति, यहाँ पे देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति, यहाँ पे देखा जाए वही चीज जैसे कि देखा जाए थोड़ा सा, देखिए, जो सर्वनाम बोलने और सुनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए उदाहरण, जैसे मैं, तू, वह, मैं, तू, वह आदि, ये सब, इसको हम उदाहरण में समझा जाए। देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कैसा हो गया ये। तो ये आपका यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, पुरुषवाचक। अब इसमें कुछ अवस्था होती है, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, जो सर्वनाम पास की या फिर दूर की वस्तु या फिर व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति की ओर क्या करे, निश्चित संकेत करते हैं, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। निकट की वस्तु के लिए यह, ये, और दूर की वस्तु के लिए वह, वे आदमी। ठीक है, दूर की बात हो रही है लेकिन कैसा, निश्चय बता रहा है ना, यहाँ पे निश्चयवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम में प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या फिर वस्तु का बोध ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए कोई कुछ, तो कोई यहाँ पे सर्वनाम तो है, उसका प्रयोग बेसिकली देखा जाए, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, अब निश्चय नहीं कौन बुला रहा है, नहीं बुला, मतलब कोई निश्चित है नहीं, है ना, तो इस तरीके से निश्चय आपका यहाँ पे वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, तो कुछ सेब पड़े मतलब कोई निश्चित नहीं कि ये वाला सेब यहाँ पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे देखिए, आपको कोई बुला रहा है, उसकी कुछ समस्या है, इस तरीके से संबंधवाचक विशेषण की बात करूँ, सॉरी, सर्वनाम की बात करूँ, तो वाक्य में प्रयुक्त तो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध में दिखाने वाले को सर्वनाम कैसा कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखा जाए थोड़ा सा, जैसे में जो, सो, जिसने, ये सब, जैसे जो सोएगा वो खोएगा, कहने का मतलब यहाँ पे संबंध हो रहा है ना, जो सो रहा है वो खो देगा। ठीक है, तो ये संबंधवाचक है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी आपका भैंस, तो इस तरीके से ये संबंधवाचक आपका विशेष सर्वनाम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करूँ, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए आपका होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन्हें, किस। ठीक है, वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। आज तुमने क्या खाया है, ठीक, इस तरीके से प्रश्नवाचक आपका यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। निजवाचक सर्वनाम कई बार पूछा गया है, तो इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या फिर लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। इस प्रकार वक्ता या फिर लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराते हैं वे यहाँ पे निजवाचक आपके सर्वनाम होते हैं। जैसे कि आप, अपने, आप खुद, निज, स्वतः, स्वयं। जैसे कि हमें अपना काम अपने आप यहाँ पे करना चाहिए, तो ये कैसा आपका सर्वनाम हो गया, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, स्वयं के लिए देखा जाए तो स्वयं के लिए जीना, मतलब स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, तो यहाँ पे भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह स्वतः ही जान जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने पूरा सर्वनाम पढ़ लिया। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ भैया, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस आप लोग को चीजें पता चल जाए कि क्या पूछता है। ठीक है, इसीलिए बस, बाकी गलती होगी तो प्लीज माफ करिएगा। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे कभी कभार ये आ जाता है कंठ, तालु, यहाँ पे मूर्त, ये दंत, इस तरीके से केटीएम वगैरह जो आपका यहाँ पे क्या होता है, तो ठीक होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कंठ में जैसे क वर्ग आए तो कख गंगा, इस तरीके से होता है ये। फिर तालों में ये पूछ लेता है कभी कभी, चाचा चाचा, इस तरीके से आता है। तो ठीक है, आपका मुख से ये, दंत से ये, ओष्ठ से ये, जो ओष्ठ से निकले प, फ, ब, म, ये सब ओठों से। ठीक है, दंत से त, थ, द, ध, न। और इसी में अगर देखा जाए अंतस्थ आपका जो होता है व्यंजन, ये लघु होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। ठीक है, जैसे ये तालु से र, आपका मुख से निकला, ल आपका दंत से, अव ओठ से, ये भी अगर उच्चारण के स्थान से पूछे तो उसमें देखा जाए स और ह इस तरीके से होते हैं। स आपका तालु से, और स ये वाला तो मुख से, और ये स सब दंत से, और ह कंठ से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस यहीं से प्रश्न बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका यहाँ पे डाला था। ठीक है, अगर बात करें घोष अघोष, देखिए क्या होता है, जिन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो जाए, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप ऐसे का घोष कहते हैं, सॉरी, आपका घोष कहते हैं। जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे अघोष कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से बस याद है। अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, तो जैसे कि जो पहला शब्द देखिए यहाँ पे, जिनके उच्चारण में सीमित, यहाँ पे तो जैसे पहला जो होता है क ख ग लिखे, क ख ग घ, इस तरीके से होता है, क ख ग घ,
तो अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके से पकड़ने के लिए कभी कभार आपका एग्जाम्पल दिया रहेगा, कौन सा पूछे कि अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण है, ठीक है। बस इतना सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए बाकी आपका यहाँ पे देखा जाए, देखिए संयुक्त व्यंजन आपसे पूछे तो ये सब संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है। लगभग ये पीडीएफ मैंने पूरी, जैसे कि आपका सीसैट वाला जहाँ से प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, वैसे ही तैयार की है, ठीक है। बस इतना से याद रखिए, ये सब संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पे देखा है अयोग्य वाह क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, अयोग्य वाह के। अनुस्वार से प्रश्न पूछता है, जैसे कि आपका इस तरीके से हो, इनका उच्चारण करते समय वाई केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार तो वो आपके क्या है, रंग नाक से निकल रही है ना, पंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है अनुस्वार। अनुशासिक क्या होता है, तो जैसे कि चंद्र बिंदु लगाओ इस तरीके से पकड़ लीजिएगा, तो ये सब अनुशासिक होते हैं, जिनका इनका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से आपका होता हो। तो इस तरीके से चंद्र बिंदु लगाओ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका अनुनासिक हो जाएगा। अनुस्वार क्या हो जाएगा, जैसे कि रंग पंग जो नाक से निकले, ठीक। अब यहाँ पे पर्यायवाची पे आ गए हम लोग, थोड़ा सा जल्दी से पर्यायवाची देख लेंगे, ठीक है। जल्दी से पर्यायवाची हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, पर्यायवाची। और ये 3 टॉपिक लगभग मैंने अच्छे से यहाँ पे बनाई है, और ठीक है। देखिए सबसे पहले आकाश, तो गगन नभ इस तरीके से अंबर अंतरिक्ष होता है। आम का रसाल ये सब पूछा गया है, तो रसाल साकर आम्रफल होता है। आदित्य में भास्कर दिवाकर दिनाकर रवि सूर्य रवि ये सब होते हैं। आनंद इंपॉर्टेंट, आँख देखिए लोचन नयन नेत्र चक्षु ये सब होते हैं। अम्बक, आश्रम मठ बिहारी कुटी ये सब होता है। आश्रय तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। आवेग आपका ये हो जाएगा। आधुनिक का नूतन अर्वाचीन, और आपका नया नव हो जाएगा। आहार भोजन खाना ये सब हो जाएगा। आशय तात्पर्य ये सब होगा। आंगन ये इंपॉर्टेंट है। अंगना अजीर प्रांगण आपका बंगर। इंद्र की बात करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यपति सचिपति मधवा सर्क पुरंदर देवेश ये पूछा जाता है। इंद्रधनुष मतलब आपका सूर्य चाप सग्र चाप आपका सतकर धनु। इनाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। ईश्वर इस अलख अगोचर ब्रह्मा परमात्मा प्रभु ये सब हो जाएगा ईश्वर का। ईख में गन्ना आपका रसदंड रसाल ये सब आपके यहाँ पे होते हैं। उत्तम में श्रेष्ठ उत्कृष्ट होता है। अगर बात करें हम लोग उदार में, ये उल्लू देखिए, उल्लू कौशिक लक्ष्मी वाहक पूछा जाता है, वाहन, ठीक है। उत्कर्ष में उन्नति उन्मेष उत्थान अभ्युदय आरोह आपका ये सब होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे ऐश्वर्य, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा वैभव संपदा समृद्धि संपत्ति होता है। औषधि में आप लोग देख सकते हैं औषध दवा ये सब। कमल में ये इंपॉर्टेंट है। उत्कल आपका इंदिवर पदम ननील सरोज आपका पंकज ये सब होते हैं। ताम्रस ये सब। कपड़ा में परिधान वस्त्र वसन अंबर चीरपट होता है। कल्प वृक्ष ये आपका ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट उसी को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ठीक है। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देख कबूतर कपोत हरित परावत आपका रक्त लोचन। काक कौआ पिसुन करठ काक एकाक्ष वायस पूछता है। कार्तिकेय कुमार सठानन आपका स्कंद ये सब पूछा जाता है। कामदेव अतनु मदन मनोभव आपका यहाँ पे, जैसे कि मनसीज स्मर मार ये सब होता है। कोयल की बात करें, पिक कोकिल श्यामा मदन सलाका आपका कल घोष ये सब हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण मुकुंद दामोदर यहाँ पे वंशीधर मुरलीधर मुरारी माधव श्याम गिरिधर नंदलाल मोहन, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। कुबेर में धनेश धनपति धनद धनादीप किन्नरेश ये सब होता है, ठीक है। कुत्ता का श्वान कुकुर सार में सनक होता है, ठीक है। बाकी केला का कदली रंभा भानुफल होता है। केस आपका यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोध की बात है कोप अमर्ष गुस्सा रोष प्रकोप होता है, ठीक। गणेश इंपॉर्टेंट है। विनायक एकदंत गजानन गराधी लंबोदर हेरम्ब महाकाव्य ये सब होता है। गधा का पूछ होता है खर गर्धव वैशाख नंदन रासव वेसर चक्रीवान। गरुड़ भी इंपॉर्टेंट है। खगेश आपका पन्नागरी सुपर्ण आपका यहाँ पे नागा नंतक, ठीक है। गाय का गौ सुरभि दोगदी धेनु ब्रदा, ठीक है। गंगा का इंपॉर्टेंट है। भागीरथी जानवी सुरसरी आपका देवसरी आपका त्रिपथकता, ठीक है। और यहाँ पे देवपगा और विष्णुपदी, ठीक है। गृह का ये इस तरीके से आप लोग को पता होगा, घर सदन भवन मंदिर धाम निकेतन नीलय, ठीक है। घड़ा का कलश ये सब हो जाएगा। चंद्रमा का देखिए इंपॉर्टेंट है। निशानाथ इंदु ये सब शशांक सुधांशु राकेश हिमकर हिमांशु सुधाकर, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चमक की बात करें तो प्रभा ज्योति आपका यहाँ पे धोती शोभा छवि ये सब जो है आप लोग देख लीजिएगा। चतुर्न चांदनी इंपॉर्टेंट। कामोदी ज्योत्सना चंद्रिका चंद्रकला। चोर भी इंपॉर्टेंट। कुंभिल रजनीचर खनक मोशक, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए चंदन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे, तो मलय ये सब हो जाएगा। जल वरी नीर पय तोय पानी। बाकी देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा जीव इंपॉर्टेंट। जीवा रसना आपका ये चंचला हो जाएगा। और यहाँ पे देखा झरना स्रोत ये सब हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट वही देखें। झंडा बहुत इंपॉर्टेंट। ध्वजा पताका केनु निशान। और देखा जाए यहाँ पे टीका तो ये सब आपको पता होगा। भाष्य व्याख्या भाषा वृत्ति ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा मिठाई
ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग जल्दी से। चलिए आगे देखा जाए थोड़ा सा तलवार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। असी, चंद्रहास, खग, शमशीर, खड़ग, ये सब इंपॉर्टेंट है। तम का अंधेरा होता है, तमस होता है, ठीक है। तम का अंधेरा, तमस होता है अंधकार, ये सब होता है। तिरस्कार का अपेक्षा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तरुणी, तो आपको ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, रमणी, प्रमदा, ये सब हो जाएगा। तालाब का सर, कासार, सरसी, हृदय, पोखर, सरोवर, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पे दानु थोड़ा सा, दैत्य, राक्षस, ससुर, निशाचर पूछ लेता है। दामिनी का तड़ित, चंचला, छठ प्रभात, चपला। दांत का आपका दंत, दसन, द्विज, मुखचूर, ये सब हो जाएगा। दास का सेवक, भृत्य, किंकर, अनुचर, परिचर, ठीक है। बाकी देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा दीज, तो ब्राह्मण आपका यहाँ पे ब्रह्माज्ञानी, वेदविद, पक्षी, दांत, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। बाकी दुर्गा जी का देख लीजिएगा कहाँ यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। चंडिका, भवानी, भाइसनी, शक्ति, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट। दुग्ध का क्षीर, पय, गोरस, पीयूष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा धनंजय, ये इंपॉर्टेंट। कौनते, पार्थ, गुड़ाकेश, अर्जुन, गांडीधर, ठीक है। और यहाँ पे द्रौपदी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा आपका द्रुपद, श्रुता, याज्ञसेनी, पांचाली, ठीक है। और अगर धनुष की बात करें यहाँ पे, तो आपका सरासन, चाप, पिनाक, और ये हो जाएगा। बाकी देखा जाए यहाँ पे नक्षत्र, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट। नरक, ये इंपॉर्टेंट है। यमालय, जहन्नुम, जहन्मुख, ठीक है। और दोजख और आपका जहन्नुम, ठीक है। यहाँ पे नित्य, शाश्वत, सदैव, ये सब हो जाएगा। निर्धन का अकिंचन, कंगाल, गरीब, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। नैसर्गिक आपका प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखा जाए पत्नी, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। पंडित का इंपॉर्टेंट है। कोविंद, कोविद, धीर, मनीषी, आपका विक्षण, ठीक है। पर्वत का मेरु, तुंग, नग, महीधर, अचल, शैल हो जाएगा। पवन का आपका यहाँ पे वात, प्रभंजन, नवप्रार, समीर, ये सब होता है। पताका हम लोग देख चुके हैं। पत्थर का असम, पाषाण, पाहन, प्रस्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए परशुराम जी का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा भगवान के सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। परिवार का यहाँ पे हो गया। चलिए और देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा पार्वती जी का शिवा, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी, आपका यहाँ पे अपर्णा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखिए प्रकाश का तो इंपॉर्टेंट, प्रार्थना, याचना, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए पृथ्वी का उर्वी, अवनी, मेदनी, आपका प्रभुवी, विज, प्रसु, इला, विपुला, ये सब होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक। बलराम जी का बलवीर, हलायुध, हली, रेवती, रमण, हलधर, ठीक है। बाकी बगीचा का भी इंपॉर्टेंट है। बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज, आराम, ठीक है। बादल का बहुत इंपॉर्टेंट है। जलद, द आता है, जलद, निरद, मेघ, यहाँ पे प्रच, परजन, पयोधिक, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे यहाँ पे याद रखिएगा। आपका ब्रह्मा देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो चतुरानन, पितामह, विधि, ये सब आपका हिरण्यगर्भ, ठीक है, लोकेश, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्राह्मण का देखा जाए वृज, ये सब आपका हो जाएगा। बाढ़ का इंपॉर्टेंट, तोमर, विशिक, नराज, ये सब हो गया आपका। बुद्धि का इंपॉर्टेंट नहीं है, बलिदान, ये सब। ये भागनी का देख लीजिएगा, सॉरी भगनी का, तो बहन, सहोदरा, दीदी। और इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजें मैंने यहाँ पे पीडीएफ आप लोग पक्का देख लीजिएगा, ठीक है। महादेव जी का ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपका यमुना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्कजा, रवि तनया, काल गंगा, मतलब काल गंगा, कालिंदी, रवि सुता, सूर्यजा, कृष्णा, आपका भानुजा। रंग का ये सब हो गया आपका। रश्मि का कर, मयूख, ये सब हो गया। राजा का तो पता होगा आपका। लक्ष्मण का लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेष, ठीक है। और बाकी लक्ष्मी जी का देखा जाए तो आपका पद्मा, पद्मासना, आपका यहाँ पे देखा जाए तो सिंधुजा, क्षीरोद, ठीक है। वन का तो हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं। वस्त्र का भी देख चुके हैं, अंबर, कपड़ा, चीरपट, ठीक। इस तरीके से आपका देखा। सरस्वती जी का यहाँ पे देखिए तो कड़िका, इला, गिरा, बागेश्वरी, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। समुद्र का आपका सिंधु, उदती, परावर, अपड़, अर्डो, ये सब रत्नाकर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। सोना का आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कंचन, हेम, कनक, हिरण्य, जातरूप, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा सही, यहाँ पे हाथी का देख लीजिएगा, करी, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुंजर, मतंग, ठीक। चलिए तो ये सब हो गया आपका यहाँ पे, ये सब हो गया हम लोगों ने पूरा यहाँ पे देख लिया क्या आपका पर्यायवाची। अब विलोम देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कुछ विलोम तो देखिए, अल्प का क्या होता है, तो अल्प का यहाँ पे बहु हो गया, अमर का मृत हो गया, ठीक है। इस तरीके से जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देख लेंगे, ठीक, जल्दी जल्दी देख लेंगे। अंत का अनंत हो गया, अनुज का अग्रज हो गया, अंतरंग का बहिरंग हो गया, अनित्य का नित्य हो गया, अदृश्य का दृश्य हो गया, अल्पज्ञ, बहु, असीम, ससीम, अभिमानी, निरमानी, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी, आपको यहाँ पे देखा जाए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अतिथि, अतिथे, अधम, उत्तम, ये हो गया। अधोमुखी का ये पूछ लेता, अधोमुखी, अधोगामी, अधर्वगामी, अनुवृत्ति, वृत्ति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है।
अर्जित का अनर्जित, अर्पण का आपका यहाँ पे ग्रहण हो जाएगा। अर्वाचीन प्राचीन इंपॉर्टेंट है। अल्पकालीन का आपका दीर्घकालीन, अवरोह का आरोह, अवनी का अंबर, अल्पायु चिरायु, अनिवार्य का ऐच्छिक या फिर आपका वैकल्पिक हो जाएगा। अग का अग, अनुनासिक का आपका निरनुनासिक, अदोष का सदोष, आत्मिक का परिचय। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सारी चीजें याद रखिएगा। अनुकूल का प्रतिकूल, अपेक्षा का उपेक्षा, अधूरा का पूरा, अमीर का गरीब, अघोष का सघोष या फिर घोष कह सकते हैं, अलभ्य का लभ्य, अकर्मक सकर्मक, अवर का प्रवर, असूया का अनुसैया, अनुरूप का प्रतिरूप, अवशेष का निशेष, अकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि, अनुराग का विराग, अंधेरा का उजाला। ठीक है, अस्तित्व का अनस्तित्व, अवकाश का फर्श, यहाँ पे अंतिक का दुरांतिक, अहंकार का अनंकार, अब सपना का यहाँ पे अपना का देखा जाए तो पराया, अभिसरण का ये हो जाएगा, आत्मीय का परिचय, आप्त का अनाप्त, आज्ञा का ये हो जाएगा। ठीक है, अभिभूत का आपका तिरभूत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए आग का पानी, आधा का पूरा, कार्य का मतलब आर्य का अनार्य, आवर्तक का यहाँ पे अनावर्तक, आस्तिक का नास्तिक, आदरणीय का अनादरणीय, आक्रमण का यहाँ पे देखा जाए प्रतीक्षा, आरूढ़ का अनारूढ़, आडंबर का सादगी, आलसी का क्रमठ, ये सब हो गया। अधृत का ये सब हो गया। आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आकाश का पता, लगामी का प्रगामी, आग्रह का दुराग्रह, आस्था का नास्ता, अभिभा तिरुभा, आहत अनाहत, आलोक का आपका तिमिर हो गया, तमस होता है। और आहूत का अनाहूत हो गया। आरोहण का आपका देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अवरोहण। आक्रमण का आक्रामित। आत्मनिर्भर का ये परजीवी हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण होता है। ठीक है, या फिर आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, देख सकते हैं। आध्यात्मिक का भौतिक, ये संसारिक हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो आय का व्यय होता है, आय का व्यय, आदर का ये सब हो गया। अकीर का विकीर्ण इम्पोर्टेंट है, इच्छा तो आपको पता होगा। इष्ट का अनिष्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी इंसान का हैवान तो पता है। इति का अर्थ होता है ईश्वर का आपका अनिश्वर या जीव। ईशान का ये हो जाए नस्त। ईद का मुहर्रम, इहा का अनिया, स्फीत का निस्फित, जो पूछे जाते हैं ना। उद्गम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलय या विलोपन। उपमेय अनुपमेय, उत्थान का पतन हो जाएगा। उन्मेष का निन्मेष हो जाएगा। उन्मत्त का ये स्थिरचित हो जाएगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पे। ठीक, चलिए यहाँ पे उत्कर्ष का अपकर्ष ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखा उन्मुख अभिमुख हो गया, उन्नयन का ये सब हो गया। ठीक, ये सब एक नजर देख लीजिएगा प्लीज पीडीएफ में आप लोग। उष्मा का शीतलता ये सब हो गया। उद्धर्व का ये हो गया। उद्धर्वगामी का अधोगामी हो गया। ऋजु का वक्र हो गया। ऋत का अनित हो गया। ऋणात्मक धनात्मक। ठीक, रिद्धि का विपन्न हो गया। ऋणग्रस्त ये हो गया। एड़ी का चोटी हो गया। एकाधिकार अनगाधिकार। एकांगी का स्वर्गी। और देखा जाए ऐश्वर्य, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए जो इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। ओतप्रोत का विहीन, और इसका दत्तक, बहुत इंपॉर्टेंट। औचित्य का अनुचित्य, औपचारिक का अनौपचारिक, औदार्य का अनौदार्य, कर्कश का कोमल मतलब कच का अकच, कदाचित का निश्चित। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कृतज्ञ का कृतज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कल्पनातीत, कल्पनातीत ये सब हो गया। कल्पनातीत का कल्पनीय। ठीक है, कर्मठिक आलसी। और देखा जाए कृत्रिम का ये तो प्राकृतिक पता होगा आपको। खेचर का भूचर होता है। ठीक है, खिलना का मुरझाना पता होगा आप लोग को। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा गृहस्थ का सन्यासी। गद का पद, ये इंपॉर्टेंट। गद का अगध। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। ग्राम्य का नागर, नागर होता है। गरीब का अमीर होता है। गुरुत्व का आपका यहाँ पे लघुत्व होता है। गुड़ का प्रकट होता है। गति का अवरोध। गृहित का त्याग होता है। ग्रस्त का मुक्त होता है। ग्रथित का ये हो गया। गुप्त का यहाँ पे देखा जाए, गुप्त का क्या हो जाएगा भैया, प्रकट। गारो का लागू होता है, इंपॉर्टेंट। घोष का ये हो गया। चलिए, चांचल्य का स्थैर्य होगा। चर्चित का चर्चित होगा। चोर का साधु होता है। ठीक है, चतुर का यहाँ पे ये होता है। आगे देखा जाए थोड़ा सा हम लोग और, हाँ चलिए बहुत विलोम है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चटक का ये हो गया। चंचल का ये हो गया। चलिए, चेतन का अचेतन होता है। ठीक, चिरंतर का नश्वर होता है। और देखा जाए यहाँ पे छिन्न का संलग्न होता है। छाया का आतप होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा जल्दी से। जंगम का स्थावर इंपॉर्टेंट। जारज का औरस ये हो गया। ज्योतिर्मय का तमोमय होता है। जागृति का सुसुप्ति होता है। जड़ का चेतन होता है। संकृत का निस्तभ होता है। झोपड़ी का महल होता है। टकसाली का सामान्य होता है। टीका का भाष्य होता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तन्वी का स्थूल बहुत इंपॉर्टेंट। तरुल का विपरीत। दीवा का रात्रि होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए कुछ और इम्पोर्टेंट, बाकी देखा जाए तृष्णा का ये सब हो गया। ठीक, बाकी देख लेते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। धवल का श्याम होगा। ध्रुव का अस्थिर हो गया। धैर्य का धैर्य हो गया। दृष्टि का विनीत हो गया। धीरता का ये हो गया। ठीक है, नश्वर का नश्वर हो गया। नैसर्गिक कृत्रिम हो गया। न्यून का अधिक हो गया। निर्दोष का सदोष हो गया। ठीक है, जो मैं इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ यहीं से आएगा, 100% बता रहा हूँ, इतना तो अनुभव है इन सब चीज़ों का। नित्य का अनित्य हो गया। निषिद्ध का विहित हो गया। निर्दय का ये हो गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और नीरस का सरस हो गया। नकद का उधार हो गया। देखिए, नवीन का प्राचीन। निरामिष का शामिश हो गया। नत का उन्नत हो गया। निष्पाप का प्रापी हो गया। ठीक है, पावन का अपावन हो गया। ठीक, तो नौकर का क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए नौकर का पूछा था मालिक। प्राची का प्रतीची होता है, गलती से मत करिएगा ना। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा आपका बिलोमी है, देख लीजिएगा आप लोग की नज़र। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पे देखा जाए तो शुद्ध और अशुद्ध कैसे लिखा जाता है ये भी पीडीएफ में है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, 100% बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आएंगे।
ठीक है, प्रश्न आपको यहाँ से आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये वाला जो आपका है ना कि क्या किसको कहते हैं, ये वाला जो आपको यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब जो आप नीचे आ रहे हैं ना, ये सब शुद्ध और अशुद्ध, ये सब तो आर में आप लोग पढ़े होंगे ना। ये पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ देखिए बहुत अच्छी है, एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा पेजेस की भी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आपका वो शब्द नहीं आता, वाक्य खंड होते हैं, उनके एक शब्द होते हैं। तो ये तो आर में आप लोग जानते होंगे। एक दो प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, तो ये पूरा मैंने यहाँ पे समाहित किया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद एक टॉपिक आपका तत्सम तद्भव है। लगभग आप लोग आसानी से ना इस पीडीएफ से 10 मतलब 12-14 क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें से 10 प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने में, ऐसी बात नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वही मैंने बनाया। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सब रटने वाला है। देखिए, चाहे मैं बोल के आपको यहीं पे रटवाऊँ, चाहे आप लोग अच्छे से पीडीएफ देख लें, बात वही है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। 1 घंटे का वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, जो पीडीएफ है मैं आप लोग को अभी अपलोड कर दूँगा, मतलब 1-2 घंटे में, ठीक है, अच्छे से। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं तक। ये हिंदी सीसैट के लिए हो गई। लगभग यहाँ से पूरे प्रश्न आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। जितना मैंने हिंदी अब जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, उसी तरीके से आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। बाकी आप लोग का जैसा भी सुझाव हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।